परसों की। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय की जय मत करो। थर्मोडायनेमिक्स है ना टॉपिक, क्या है देखिए। जैसा पता लग रहा है नाम से, थर्मो और डायनेमिक्स दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। थर्मो एंड डायनेमिक्स दो वर्ड से मिलके बना है। थर्मो जहां पे भी वर्ड आप यूज कर दोगे तो इसका मतलब है टेम्परेचर, हीट, इन सब से रिलेशन है आपका। थर्मो का मतलब है बेसिकली किससे रिलेशन है, टेम्परेचर की बात होगी, है ना, हीट की बात होगी, ये सब चीजों की बात होगी। डायनेमिक्स की अगर बात करो तो डायनेमिक्स में डायनामिज्म का मतलब होता है मोशन की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे कोई वेलोसिटी, स्पीड, इसकी बात नहीं करने वाले हैं हम लोग। यहाँ पे बात करने वाले हैं एनर्जी के एक्सचेंज की। इधर से उधर एनर्जी जाएगी, अगर किसी सिस्टम से दूसरे में जाएगी, दूसरे से पहले में आएगी, तो क्या चेंजेस होंगे, एनर्जी एक्सचेंज की बात करेंगे, है ना, मैटर एक्सचेंज की बात करेंगे। ये सारी बातें करते हैं हम लोग किस फील्ड में, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में। प्रॉपर डेफिनेशन भी लिखेंगे, ये तो छोटा सा एक छोटी सी डेफिनेशन लिखेंगे बिल्कुल। थर्मोडायनेमिक्स बताता है आपको, लिखेंगे इट सेज अबाउट a reaction will happen or not। कोई अगर रिएक्शन आपने लिखा ए से बी बन रहा है तो वो होगा या नहीं होगा, पॉसिबिलिटी है या नहीं है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है थर्मोडायनेमिक्स। और अगर होगा, इफ इट इज परफॉर्म्ड, देन एनर्जी एसोसिएटेड विद, इसमें कितना एनर्जी का लेना होगा, देना होगा, इन सब चीजों के बारे में कौन सा फील्ड बताता है हमको, थर्मोडायनेमिक्स। कोई रिएक्शन आप लिखते हो, वो रिएक्शन पॉसिबल है नेचर में, होगा या नहीं होगा, उसके बारे में बताएगा, नेचुरल होगा या आप उसके लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो वो प्रोसेस होगा। और अगर वो रिएक्शन हो रहा है तो कितना एनर्जी चेंज हो रहा है उसमें, आप एनर्जी दे रहे हो, एनर्जी ले रहे हो, दे रहे हो, तो कितनी देनी पड़ रही है या लेनी बाहर आ रही है सिस्टम से। ये सारी बातें होती हैं किस फील्ड में, थर्मोडायनेमिक्स फील्ड। बेसिकली हम लोग जो फिजिक्स में पढ़ते हैं, वो फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, किसी भी सिस्टम को ले लेते हैं और उस सिस्टम का थर्मोडायनेमिक्स हम लोग डिस्कस करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में अगर हम डीप में जाएंगे तो हम बात करेंगे किसी सिस्टम के टेम्परेचर की, किसी सिस्टम के प्रेशर की, किसी सिस्टम के वॉल्यूम की, किसी सिस्टम में एंथैल्पी जो H हम बात कर रहे हैं उसकी, किसी सिस्टम में एंट्रोपी एक टर्म होता है उसकी बात करेंगे। ये सब थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कहलाते हैं। वेरिएबल का मतलब है जो किसी सिस्टम में जिनकी वैल्यू चेंज होती है, कम होगी, ज्यादा होगी, अगर कोई प्रोसेस हो रहा है तो थर्मोडायनेमिक्स में हम बेसिकली जो बात करेंगे वो ज्यादातर हम केमिकल रिएक्शन के थ्रू बात करेंगे। यहाँ पे जो डिस्कशन है हमारा वो केमिकल रिएक्शन का है ज्यादा। फिजिक्स में जो हम लोग बात करते हैं, फिजिक्स में हम डिफरेंट सिस्टम्स लेते हैं, लिक्विड का लेंगे, सॉलिड का लेंगे, गैस का लेंगे। यहाँ लिक्विड सॉलिड का कम डिस्कशन है, गैसियस सिस्टम ही लेते हैं। और ज्यादातर जो आधा पार्ट है वो चैप्टर का वो है थर्मोकेमिस्ट्री। डायनेमिक्स थोड़ी कम ही है, केमिस्ट्री ज्यादा है, तो थर्मोकेमिस्ट्री वाला पार्ट तो बिल्कुल इजी है, वो तो फटाफट से हो जाएगा। डायनेमिक्स में थोड़ा दिमाग भी लगता है और फिजिक्स में भी है। फिजिक्स से थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो मैं बताती जाऊंगी।
ठीक है, तो ये लाइन नोट हो गई है, 2-3 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशंस हैं? कभी कभी पूछ सकते हैं आपसे ऑब्जेक्टिव में 2-4 ऑप्शन बना के। थर्मोडायनेमिक्स में आप एनर्जी की बात करोगे, टेम्परेचर की बात करोगे, प्रेशर की बात करोगे, सबकी बात करोगे, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की बात करेगी, मतलब बल्क की बात करेगी। 1 लीटर गैस ली, आधा लीटर गैस ली, कभी भी 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, इन पे बात नहीं है ना, बल्क की बात होगी। तो इट never discuss about 1 or 2 molecule, it discuss about bulk। it discuss about bulk। मॉलिक्यूल की अगर बात करो, एटम की बात करो, तो बोलोगे आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात कर रहे हो। तो ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात नहीं करेगा, ये किस पे बात करेगा? मैक्रोस्कोपिक लेवल। माइक्रोस्कोपिक का मतलब जैसे 1 एटम 1 मॉलिक्यूल की बात करो कि एक एटम 1 मॉलिक्यूल ने कितनी एनर्जी ली, कितनी एनर्जी दी। ज्यादातर ये बात जो थर्मोडायनेमिक्स करेगा वो किसकी करेगा? बल्क की करेगा। बल्क का मतलब 1 लीटर 2 लीटर आधा लीटर, ऐसे जिसमें ज्यादा मॉलिक्यूल्स है ना। सेकेंड पॉइंट लिखिए, थर्मोडायनेमिक्स only predict about feasibility। thermodynamics only predict about feasibility। feasibility का क्या मतलब है? वर्ड का क्या मतलब होता है बताइए जरा। फिजिबिलिटी वर्ड का क्या मतलब है? फिजिबिलिटी का मतलब है जैसे कोई रिएक्शन लिखा हुआ है, थर्मोडायनेमिक्स ये बताएगा कि ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा। ये नहीं बताएगा कि इस रिएक्शन अगर हो रहा है तो उसका रेट क्या होगा, स्पीड क्या होगी, इसके बारे में नहीं बताता। रेट और स्पीड के बारे में दूसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे, दूसरा फील्ड है जिसको हम कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स, वहां पे हम पढ़ेंगे। डायनेमिक्स में केवल आपको पता लगेगा कि प्रोसेस होगा या रिएक्शन होगी या नहीं होगी, होना पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है। लेकिन जो केमिकल काइनेटिक्स फील्ड होता है उस फील्ड में रिएक्शन अगर हो रहा है तो स्लो होगा, फास्ट होगा, अगर होगा तो किस स्पीड से होगा, ये चीजें बताई जाती है। तो डायनेमिक्स कभी भी स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में बात नहीं करेगा, ओनली फिजिबिलिटी, नॉट डिस्कस रेट ऑफ रिएक्शन। कोई रिएक्शन अगर हो रहा है तो उसका रेट क्या है ये नहीं बता पाएगा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स केवल बताएगा रिएक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। थर्ड है, इट इज नॉट कंसर्न अबाउट टोटल एनर्जी ऑफ बॉडी। बॉडी का मतलब जिसको आप स्टडी कर, इट इज ओनली कंसर्न अबाउट एनर्जी चेंज। मतलब अगर किसी सिस्टम की बात कर रहे हो तो उसमें एनर्जी, टोटल एनर्जी की बात नहीं करेगा, किसकी बात करेगा?
अगर कोई सिस्टम कोई प्रोसेस कर रहा है तो उसमें ये एनर्जी चेंज की बात करेगा, मतलब इसके थ्रू हम एनर्जी चेंज निकाल सकते हैं, उस सिस्टम की टोटल एनर्जी नहीं कैलकुलेट कर सकते। ये इसकी 3 लिमिटेशंस है। अब इस चैप्टर में कुछ टर्म्स यूज होंगे, उन टर्म्स की हम बात करेंगे, एक एक की डेफिनेशन लिखेंगे, एक एक को समझेंगे। 10-12 टर्म्स हैं, पहले उनको ही करेंगे, उसके बाद चैप्टर मेन चैप्टर अपना उसके बाद स्टार्ट हो। ये नोट हो गया सबका ऑनलाइन? चलिए हेडिंग डाल लीजिए, सम टर्म्स रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक्स। एक एक बात समझते जाएंगे और लिखते हैं। सबसे पहला टर्म है सिस्टम। थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम किसको, क्या वो हंसने क्या बात है इसमें हैं? जय बोलता है क्या सिस्टम? सिस्टम चलो भाई, सिस्टम क्या है समझते। जैसे मान लो ना कि हमने ये रूम ले लिया है ना, इस रूम में एयर भरी हुई है, एयर का कितना टेम्परेचर है, एयर का कितना प्रेशर है, एयर का कितना वॉल्यूम है, एयर की कितनी एंट्रोपी है, एयर में कितनी एनर्जी है, ये सब अगर हम डिस्कस करें, हम बोले कि इस रूम को हम केवल डिस्कस करना चाहते हैं और उसके क्या क्या चीजें डिस्कस कर रहे हैं जो थर्मोडायनेमिक्स में यूज होती है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, है ना, और उसकी एंट्रोपी क्या है, ये सब चीजों को अगर हम स्टडी करते हैं तो जो पार्ट पूरे यूनिवर्स का, वो पार्ट जो आप स्टडी के लिए चूज करते हो उसको बोलते हो सिस्टम। ठीक, जैसे मान लो मैंने एक कोई इतना बड़ा बॉल है कोई, मैंने बोला मैं इसकी स्टडी करना चाहती हूँ, इसमें जो गैस फिल है उसकी स्टडी करना चाहती हूँ, तो आपका सिस्टम क्या बन जाएगा, वो बॉल बन जाएगा। अगर मैंने बोला मैं इस रूम की स्टडी करना चाहती हूँ, तो ये रूम हो गया क्या, सिस्टम। यानी कि पूरे यूनिवर्स का वो पार्ट जो आप थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए चूज करोगे उसको बोलते हो सिस्टम। समझ आ गई बात? पूरे यूनिवर्स का वो पार्ट जिसको थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए हम चूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। तो डेफिनेशन लिख लेंगे, सिंपल सी डेफिनेशन है, पार्ट ऑफ यूनिवर्स दैट इज chosen for thermodynamic study, thermodynamic study is called system। कोई समस्या? एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने बोला कि ये जो अपना रूम है जिसमें हम खड़े हैं, दिस रूम, इसको हम क्या मान सकते हैं, सिस्टम ले सकते हैं, यूनिवर्स का एक पार्ट है। अब ये सिस्टम कितने तरीके का हो सकता है, कैसे कैसे सिस्टम से हमारा पाला पड़ने वाला है? टाइप ऑफ सिस्टम, टाइप ऑफ सिस्टम, तीन तरीके के हैं, ए बी सी करके करेंगे। एक को बोलते हैं ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, और थर्ड है आपका आइसोलेटेड। तीनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं।
बता रहे हैं, सुन लो। स्टार्ट करें, चलो। ओपन सिस्टम, एक साथ क्लोज सिस्टम नहीं, लक्ष्य बात नहीं। और कौन सा है? आइसोलेट। पहले लिखिएगा नहीं, पहले समझिएगा। एग्जाम्पल दे रही हूँ तीनों के, पहले एग्जाम्पल से समझ। जैसे मान लो कि आपने ये क्या ले लिया, क्या ले लिया, कोई मग ले लिया, कप ले लिया, कुछ है ना, इसमें आपने गर्म पानी भर दिया, है ना, और इसको छोड़ दिया ऐसे ओपन एटमॉस्फेयर में। तो धीरे धीरे क्या देखोगे, इवेपोरेशन भी होगा इसमें, है ना, वेपर बन के भी उड़ सकता है पानी, तो पानी का मास भी कम होता जाएगा। और धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या देखोगे, ग्रेजुअली टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, और ग्रेजुअली आपका क्या होगा, वाटर का जो मास है वो भी कम होता जाएगा। दोनों चीजें कम हो रही हैं, मतलब ऐसा सिस्टम जिससे एनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है सराउंडिंग में, और आपका मास का भी ट्रांसफर हो रहा है, मतलब मैटर भी ट्रांसफर हो रहा है और एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है, दोनों चीजें ट्रांसफर हो रही है। एनर्जी हीट एनर्जी इसकी ट्रांसफर हो रही है, तभी तो ठंडा हो रहा है धीरे धीरे, सराउंडिंग में हीट जा रही है तो ये धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। तो यानी कि हीट भी ट्रांसफर हो जा रही है और मैटर भी ट्रांसफर हो रहा है। वॉल्यूम अगर चेक करें, मेजर करें, तो वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगा, टाइम लगेगा पर कम होगा। तो इसका मतलब ऐसा कोई सिस्टम जिसमें मैटर का भी ट्रांसफर पॉसिबल है और एनर्जी का भी, दोनों चीजें ट्रांसफर हो सकती है, एक्सचेंज हो सकती है सराउंडिंग से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसमें केवल एनर्जी ट्रांसफर होगी, मैटर नहीं होगा, उसको क्या देते हैं, क्लोज। और ऐसा कोई जिसमें ना तो मैटर का ट्रांसफर हो और ना ही एनर्जी का ट्रांसफर हो, उसको कह देते हैं बिल्कुल आइसोलेटेड। जैसे मान लो यहाँ पे एक कप में चाय रख दो आप, है ना, और उसको क्या करो, एक लिड लगा दो। यहाँ पे हमने हॉट टी रख दिया और यहाँ पे क्या लगा दिया, एक लिड लगा। तो अब जो आपका पार्टिकल्स ऊपर भी जाएंगे, वो भी लिड के ऊपर ड्रॉपलेट बन के इकट्ठा होने लगेंगे थोड़े टाइम बाद। तो मैटर पूरा का पूरा क्या रहेगा, अंदर ही रहेगा। तो मैटर तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन ठंडा तो होगा ही, वो टेम्परेचर कम होगा, हीट एनर्जी तो बाहर जाएगी ही जाएगी, क्योंकि इसकी कोई ऐसी इंसुलेशन वाली वॉल तो है नहीं, ढक्कन हमने ऐसा नहीं लगाया कि वो इंसुलेट करे, हीट को ना जाने। नॉर्मल लिड लगाया हुआ है, तो हीट तो बाहर जाएगी, तो इसका मतलब हीट तो निकलेगी लेकिन मैटर नहीं निकलेगा। तो ऐसे सिस्टम को क्या कह दोगे, क्लोज। और आइसोलेटेड में जैसे हम लोग थर्मस फ्लास्क यूज करते हैं, है ना, कि इसमें गर्म पानी रहेगा, इसमें गर्म चाय रहेगी, है ना, तो उसमें क्या होता है, अगर आप थर्मस लेते हैं तो उसमें क्या हो जाता है आपका, ये थर्मस फ्लास्क है अपना, तो इसकी वॉल्स इस तरीके की होती है कि वो हीट को बाहर जाने नहीं देती है ना, ऐसी वॉल्स होंगी कि इंसुलेशन होता है पूरा। तो इंसुलेटेड अगर वॉल्स होंगी तो क्या होगा, हीट बाहर नहीं जाएगी और मैटर तो जाना ही नहीं है, लिड ओपन नहीं हो रहा, तो मैटर भी नहीं जा रहा है, कंटेंट भी अंदर का नहीं जा रहा है बाहर, और हीट भी नहीं जा रही। तो ना तो एनर्जी का ट्रांसफर ना मैटर का ट्रांसफर, आइसोलेटेड। केवल एनर्जी का ट्रांसफर, मैटर का नहीं होगा, क्लोज। और एनर्जी और मास दोनों का ट्रांसफर, मैटर का ट्रांसफर, तो ठीक है। तो लिखेंगे, डेफिनेशन लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिखेंगे। आप पहले डेफिनेशन लिखेंगे फिर एग्जाम्पल। हाँ, डेफिनेशन लिख, पहले डेफिनेशन लिखो फिर ये एग्जाम्पल। एक्सचेंज
of energy and matter both between system and surrounding. Between system and surrounding, इसको क्या बोल देते हैं? क्लोज. ओपन, सॉरी, क्लोज में. और क्लोज में ओनली एनर्जी एक्सचेंज पॉसिबल, नॉट मैटर एक्सचेंज. called closed system. आइसोलेटेड में क्या लिखेंगे? neither energy nor matter exchange. ना तो एनर्जी ट्रांसफर होगी और ना ही मैटर ट्रांसफर होगा. एग्जांपल लिख लेंगे. हॉट टी, हॉट मिल्क इन थर्मस फ्लास्क, आइसोलेटेड. Open system. Open system. ओपन सिस्टम. चलिए, क्लियर है? छोटा सा पार्ट था. नोट हो जाए तो बोल दीजिए ऑनलाइन हो गया. Yes. आप लोग का नहीं हुआ? इंसुलेटेड वॉल्स, स्पेलिंग गलत लिखी हुई ना? मैंने वंडर वॉल, वो साइंटिस्ट का नाम लिख दिया. साइंटिस्ट जो वंडर वॉल है ना, उनकी स्पेलिंग में WAAL आता है, और वॉल में तो अपना क्या आता है? उनका नाम लिखते वक्त भी सोचना पड़ता है क्या स्पेलिंग. मैंने साइंटिस्ट बना दिया. हो गया? चले नेक्स्ट पॉइंट पे. सिस्टम पढ़ लिया हमने, अब पढ़ते हैं सराउंडिंग. जय, तुम लोगों से ज्यादा डिटेल नोट करते हो क्या? इतना टाइम लगता है? अब क्या लिख रहे हो फिर? चलो, सिस्टम की बात कर ली हमने, अब किसकी बात करें हम? सराउंडिंग. सराउंडिंग क्या होगी? यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में से अगर सिस्टम को माइनस कर दो तो वो क्या बन जाएगा? उसका सराउंडिंग, है ना? तो क्या कह सकते हैं हम लोग? पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम. जो सिस्टम आपने लिया उसके अलावा जो पार्ट है यूनिवर्स का, इज कॉल्ड सराउंडिंग. कोई समस्या? अगर ये यूनिवर्स मान लो, इसमें ये सिस्टम मान लिया, तो ये क्या हो जाएगी? सराउंडिंग. कोई समस्या हो तो बोलें.
लिख लीजिए। बाउंड्री या बाउंड्री वॉल भी कह सकते हैं। बाउंड्री, बाउंड्री क्या होगी? जैसा वर्ड से पता लग रहा है, सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाली जो वॉल होगी उसको क्या बोलोगे आप? बाउंड्री, है ना। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो वॉल होगा उसको क्या बोल दोगे? बाउंड्री बोल दोगे। तो लिख लो डेफिनेशन, एनीथिंग विच सेपरेट्स, anything which separates system and surrounding is called boundary. सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाली वॉल, जो भी चीज सेपरेट करेगी उसको क्या बोलोगे? बाउंड्री। ये कितने तरीके की हो सकती है? रियल भी होती है, इमेजिनरी भी होती है, मतलब एज्यूम कर रहे हो हम क्या है कोई, रियल भी है, इमेजिनरी भी है, रिजिड भी होती है, नॉन रिजिड भी होती है। कंडक्टिंग भी हो सकती है, नॉन कंडक्टिंग भी हो सकती है। मान लो हीट ट्रांसफर कर रही है तो कंडक्टिंग हो जाएगी, और हीट का ट्रांसफर नहीं कर रही है तो नॉन कंडक्टिंग भी कह सकते हैं। हीट की नॉन कंडक्टर भी हो सकती है, जैसे थर्मस वाले में हीट को इधर उधर नहीं जाने देगी तो नॉन कंडक्टिंग वॉल होगी, और अगर कंडक्टिंग वॉल है तो हीट को इधर उधर जाने देगी। नोट कर लिया? रिजिड वॉल का क्या मतलब होगा? देखो ऐसे तो हम सॉलिड पढ़ते हैं, गैस पढ़ते हैं तो बोलते हैं रिजिडिटी होती है सॉलिड में, है ना। रिजिड वॉल का क्या मतलब होगा और नॉन रिजिड का क्या मतलब होगा, थोड़ा सा समझ लो। नॉन रिजिड वॉल और रिजिड वॉल का क्या मतलब होगा, बाउंड्री का क्या मतलब? रिजिड का मतलब है कि जो मूव नहीं करेगा, इमोबाइल, इमूवेबल। और नॉन रिजिड का मतलब है मूवेबल। जैसे मान लो कि ये गैस का कोई सिलेंडर है, इसमें गैस फिल्ड है ना, और इसमें हम लोग यहाँ पे कोई पिस्टन लगाते हैं, ठीक है, और पिस्टन का मतलब ऊपर से ऐसे लेड लगा हुआ है। ये पिस्टन अगर मान लो कि आप कुछ भी चेंज करो, ऊपर नीचे कुछ भी चेंज करो, अगर ये पिस्टन की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, सेम रहती है, एक ही जगह पे है, मूव नहीं कर रहा है, तो ये कैसे काम करेगा? इधर सराउंडिंग है, ये सिस्टम है, तो कैसे काम करेगा? रिजिड वॉल की तरह। अगर इसको हमने क्या कर दिया? इमोबाइल कर दिया, तो क्या हो जाएगा? ये रिजिड वॉल की तरह काम करेगा। अब मान लो कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें गैस, सिलेंडर में गैस फिल्ड है और यहाँ पे एक पिस्टन है, अगर इस पे ऊपर से प्रेशर देते हो तो ये
पोजीशन को अपनी चेंज कर लेता है, प्रेशर लगता है तो नीचे आ जाता है। या मान लो गैस इधर से प्रेशर लगाए तेजी से तो ये ऊपर भी चला जाता है पिस्टन, तो यानी कि ये मूव कर रहा है पिस्टन। तो अगर मोबाइल है पिस्टन, सिलेंडर में जो आपका ये बाउंड्री होती है इसको पिस्टन नाम देते हैं। अगर मोबाइल है पिस्टन तो कैसी बॉल हो जाएगी, नॉन रिजिड, और अगर इमोबाइल है तो वॉल को क्या बोलोगे, रिजिड। कोई समस्या? और है वो तो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी टाइम है, अभी परेशान ना हो। एडियाबेटिक वॉल, अगर वर्ड यूज कर दिया गया एडियाबेटिक, क्या नाम है, एडियाबेटिक वॉल। अगर ये वर्ड यूज करेंगे तो एडियाबेटिक सिस्टम का मतलब वो होता है हीट का कोई ट्रांसफर नहीं होगा, ऐसी कोई वॉल जो अपने अंदर बाहर हीट को ट्रांसफर नहीं करने देगी, है ना। तो एडियाबेटिक वॉल का क्या मतलब है, नो ट्रांसफर ऑफ हीट अराउंड इट। अगर ये लगा दिया तो हीट का ट्रांसफर नहीं होगा एडियाबेटिक को। एडियाबेटिक टर्म का मतलब होता है हीट ट्रांसफर जीरो। नॉन कंडक्टिंग सेम कैसे। नेक्स्ट है सिनोनिम है, बट क्वेश्चंस में ये वर्ड यूज करेंगे तो आपको पता होना चाहिए। हाँ, डायाथर्मिक वॉल, DITHER, डाइथर्मिक। डाई का मतलब दो, थर्मिक का मतलब दोनों तरफ ट्रांसफर हो रहा है। अभी सही है स्पेलिंग। डाइथर्मिक वॉल का मतलब क्या है, हीट कैन ट्रांसफर अराउंड इट। हीट कैन ट्रांसफर अराउंड, हीट ट्रांसफर कर सकते हो। हाँ, हीट के टर्म्स में कंडक्टिंग हो गई ना, कंडक्टर ऑफ हीट हो गई। डाई मतलब दो, थर्मिक का मतलब दोनों तरफ हीट जा रही। नेक्स्ट हेडिंग डालिए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। हाँ, आपका नंबर कौन सा हो गया, सिस्टम को हमने पहला दिया था, फिर सराउंडिंग को दिया, सराउंडिंग ही चल रही है। थर्ड है बाउंड्री, बाउंड्री में ही वॉल वगैरह को कवर अप कर लिया। हाँ, बाउंड्री में ही ABCD कर दो, या नंबर भी लेना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ टॉपिक आ गया अपना कौन सा, प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। ये जो प्रॉपर्टीज है ये दो तरीके की होंगी, एक को बोलते हो इंटेंसिव और दूसरे को बोलते हो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। आराम आराम से करा रहे हैं, हड़बड़ी नहीं है, आराम से समझते चलेंगे। इंटेंसिव क्या है, एक्सटेंसिव, फिजिक्स में भी आएगा ये सब, पढ़ लीजिए। इंटेंसिव का मतलब है इंडिपेंडेंट ऑफ
मास इंडिपेंडेंट ऑफ मास और क्वांटिटी लिख लो, और एक्सटेंसिव का मतलब है डिपेंडेंट ऑन मास और क्वांटिटी। एग्जाम्पल लें, जैसे मान लो कि ये कोई कंटेनर है, इसमें तुमने 1 लीटर वाटर ले लिया। क्या ले लिया? 1 लीटर वाटर। ठीक, इसकी डेंसिटी चेक की गई, इसकी डेंसिटी देखी गई वाटर की, तो ये है 1 ग्राम पर ml। इसकी डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml। अब हमने क्या किया, इस वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 4 पार्ट में। 1 लीटर था, इसको 250 ml कर दिया सब में। दो 250 ml के 4 पार्ट बना दिए। 4 बना दो, 2 बना दो, 6 बना दो, 8 बना दो, है ना, पार्ट्स बना दिए इसके। और अब डेंसिटी चेक की, तो डेंसिटी देखा हमने 1 ग्राम पर ml ही आ रही है सारे केस में। सारे केस में डेंसिटी क्या आ रही है? सेम आ रही है। यानी कि हमने मैटर के अमाउंट को आधा कर दिया, या 1/4 कर दिया, या 8 टाइम्स कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया, तो भी डेंसिटी क्या रह रही है? सेम रह रही है। इसका मतलब डेंसिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। 1 लीटर पानी ले लो, 2 लीटर, सब्सटेंस चेंज करोगे तो चेंज होगी, बट अगर सब्सटेंस सेम है, उसका अमाउंट बदल रहे हो तो उससे चेंज नहीं हो रही। 1 लीटर पानी लो, 2 लीटर लो, 4 लीटर लो, 10 लीटर लो, डेंसिटी क्या रहेगी उसकी? सेम रहे। तो इसका मतलब डेंसिटी कैसी क्वांटिटी हो गई? इंडिपेंडेंट हो गई मास से। तो इसका मतलब कैसी प्रॉपर्टी में आएगी? इंटेंसिव। क्लियर है? क्लियर है बात? तो डेंसिटी को, ये नोट हो गया था, डायग्राम बना लो। तो डेंसिटी को हमने क्या कह दिया, कौन सी प्रॉपर्टी कह दिया? इंटेंसिव की कैटेगरी में रख दिया। इंटेंसिव से ध्यान रखना, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। हम लोग ऐसे याद रखते थे, इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मास, एक्सटेंसिव अपोजिट हो जाएगा, डिपेंडेंट ऑफ मास। और कोई प्रॉपर्टी इंटेंसिव हो सकती है? सोचिए, जो आपने पढ़ी हो कभी। जैसे वॉल्यूम की बात करें, एक कंटेनर में हमने कुछ अमाउंट ऑफ वाटर ले लिया या कुछ अमाउंट ऑफ अल्कोहल ले लिया, उसको हमने आधा कर दिया तो वॉल्यूम आधा हो जाएगा। 1/4 करेंगे तो वॉल्यूम चेंज होगा ना। अमाउंट को बदलोगे तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये कैसी प्रॉपर्टी हो जाएगी? एक्सटेंसिव। जो चेंज होगा वो एक्सटेंसिव, और जो ज्यादा कम करने पे चेंज नहीं हो रहा वो क्या हो जाएगा? इंटेंसिव। टेम्परेचर को किस में लोगे? एक्सटेंसिव में। टेम्परेचर तो वही रहेगा, कैसे चेंज होगा? हाँ, इंटेंसिव के और एग्जांपल ले लो। जैसे कोई ग्लास का स्लैब ले लिया आपने, है ना, मान लो ये ग्लास का स्लैब लेते हो आप, और इसका निकालते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या निकाला हमने? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मान लो इसकी वैल्यू x आई, है ना। अब इस ग्लास स्लैब को कट कर दो 2 पार्ट में, 2 इक्वल पार्ट में हमने क्या कर दिया? कट कर दिया।
तो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा, सेम ही आएगा, दोनों पार्ट का एक्स ही आएगा, है ना। तो इंटेंसिव के और एग्जांपल लिखते हैं। इंटेंसिव के और एग्जांपल लिख लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटेंसिव हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी अभी पढ़ेंगे 11th में, या पढ़ रहे होंगे आप, आने वाला होगा। विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, concentration, स्पेसिफिक हीट, अभी पढ़ेंगे ये सब हम लोग। यहां लिख दे रही हूं मैं, आप नीचे लिखिएगा स्पेसिफिक हीट, चलो ये किसके एग्जाम्पल लिखे हमने, इंटेंसिव के। अब एक्सटेंसिव के लिख लीजिए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल। कभी कभी एग्जाम्पल पूछ लेते हैं आपसे, मतलब तो आप सीख गए, क्या मतलब है, जो डिपेंड करेगी, है ना। एग्जाम्पल इनके लिख लीजिए। वॉल्यूम, एक्सटेंसिव के एग्जाम्पल, वॉल्यूम, वेट, एनर्जी, वॉल्यूम, वेट, एनर्जी, एंथैल्पी, मोल, मोल अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है, गिवन मास बाय मोलर मास होता है ना। एंट्रोपी, एंट्रोपी अभी पढ़ेंगे इस चैप्टर में। एंट्रोपी, और क्या था, एक और था, इंटरनल एनर्जी पढ़ेंगे अभी इस चैप्टर में, और भी आएंगे तो बताएंगे। इंटेंसिव एक्सटेंसिव हो गया। श्रीदा बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम जैसे मान लो किसी कंटेनर में तुमने 1 लीटर पानी ले रखा है, ठीक है। अब उसको तुम 1/4 पार्ट में तोड़ दो, मतलब 4 ग्लास में डाल दो उसको। अब 4 ग्लास में करोगे, फिर वॉल्यूम मेजर करोगे तो 250 ml ही तो आएगा, या आधा कर दो तो 500 ml हो जाएगा। वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है ना, अमाउंट को चेंज कर रहे हो तो मैटर को कट कर रहे हैं, बेसिकली क्या बोल रहे हैं, मैटर को कट कर रहे हैं या डबल कर रहे हैं, तो चेंज होगा। 1 लीटर पानी था, उसमें 1 लीटर और डाल दिया, है ना, या कुछ अमाउंट और डाल दिया, तो वॉल्यूम तो चेंज होना ही है। पहले 1 लीटर था, अब उसमें कुछ और डाल दिया, तो वॉल्यूम चेंज होगा, ठीक है। एक और अच्छी सी बात बताना चाहती हूँ आपको, कहाँ गई, डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास कैसी प्रॉपर्टी है,
मतलब इंटेंसिव या एक्सटेंसिव? मास, मास और वॉल्यूम तो एक्सटेंसिव हो जाएंगे ना। पानी को अगर आधा कर दोगे तो उसका मास भी तो चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा। डेंसिटी कहाँ चेंज हो रही है? पानी को अगर आधा कर रहे हो, सिंपली अमाउंट को आधा कर रहे हो, तो डेंसिटी तो वही रहेगी पानी की, 1 ग्राम पर ml। ग्लास के स्लैब को कट किया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वही रह रहा है, सेम। कॉन्सेंट्रेशन को प्रूव करो। मोल तो आपको समझ में आ गया, मोल क्या होगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है, मास चेंज कर दोगे तो चेंज हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन कैसे सेम रह रही है बता दो? मोल पर लीटर। जो मैंने पूछ दिया वही इनको समझ नहीं आया। कॉन्सेंट्रेशन इंडिपेंडेंट रह रही है ना? कैसे? कॉन्सेंट्रेशन अगर हम बोले, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? मोलैरिटी। मान लो कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल टर्म्स में बोले तो मोलैरिटी सही है। तो ये क्या होता था? मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यही तो होता था। मोल्स होता है आपका गिवन मास बाय मोलर मास, और ये क्या होता है? वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको हमने कॉन्सेंट्रेशन को किस में रखा? इंडिपेंडेंट बोला ना। हाँ हाँ, सोचो। जैसे मान लो ये शुगर का सॉल्यूशन है, ध्यान से देखो, समझ लो बात को। शुगर सॉल्यूशन है, ठीक। इसमें मान लो हमने 10 ग्राम डिसॉल्व किया है 1 लीटर में। सॉल्यूशन कितना बनाया हमने? 1 लीटर, और उसमें शुगर कितनी डिसॉल्व की है? 10 ग्राम, ठीक। 10 ग्राम नहीं, 18 ग्राम ले लेते। शुगर जो नॉर्मल शुगर बोलते हैं वो होती है C12H22O11, सुक्रोज की बात। सुक्रोज का अगर मोलर मास देखें तो आता है 180, ठीक। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हम निकालते हैं। कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला है गिवन मास बाई, ये फॉर्मूला लगाएंगे। गिवन मास कितना है आपका? 18 ग्राम। मोलर मास इसका 180 होता है, मैं बोल रही हूँ। वॉल्यूम कितना लिया आपने? 1 लीटर। तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई? 0.1 आ जाएगी। कोई समस्या? अब देखो, अब हम बोल रहे हैं इसको हाफ कर दो। क्या कर दो? हाफ कर दो। हाफ करोगे तो मोल्स भी आधे हो जाएंगे, सोल्यूट भी तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, और वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा, वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा, है ना। तो हाफ जब करोगे तो मोल्स भी क्या हो जाएंगे? पहले के मोल से हाफ हो जाएंगे, और वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, है ना। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन को फिर निकालोगे तो मान लो पहले मोल्स आ रहे थे 18/180, तो अब इसके हाफ आ जाएंगे, 18/180, और इसका हाफ करेंगे तो बाई 2 कर देंगे। अब वॉल्यूम पहले कितना था? 1 लीटर था, अब कितना हो जाएगा? 1/2, तो ऊपर 2 चला जाएगा, तो वैल्यू तो सेम ही रही, 18/180। तो अगर ध्यान से देखो तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कैसे मिल रही है? दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड करने पे मिल जा रही है। डेंसिटी में हमने लिया था मास बाई वॉल्यूम, मास भी एक्सटेंसिव था और वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव था, पर डेंसिटी क्या थी? इंटेंसिव। लिख लीजिए, ये प्रूविंग कर लो।
कभी कभी टीचर आपसे पूछ देता है तो आपकी बत्ती क्या होती है, गुल हो जाती है दिमाग की। फिर मोटू पतलू की तरह आपको समोसे खाने पड़ते हैं। मोटू पतलू देखा आप लोगों ने बचपन में? लड्डू भी था उसमें। ऐसा नाम क्यों रखा है तुम लोगों ने? ऐसे मत करो, शर्मा जाएगा लड़का। लक्ष्य का क्या नाम है? चिंकी। ठीक है, टीचर बच्चा सब चलता है। नोट कर लिया ये? और क्या मैंने क्या बोला था, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कैसे मिल रही है? एक्सटेंसिव दो प्रॉपर्टीज हैं, उनके डिवीजन से मिल रही है ना, यही बात कर रही थी मैं। जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया, डेंसिटी, मास बाई ठीक है। चलिए आज की क्लास करते हैं यहीं पे समाप्त, अगली क्लास से बात। नेक्स्ट क्लास में शीट पूरी करके आ जाइएगा, जितना बोला है 83 क्वेश्चंस।